इसके पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ रहे थे, साथ साथ हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में भी पढ़े थे। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसका विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। उसका विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, जिसके कारण हम लोग किसी भी बैटरी का या किसी भी दूसरे पदार्थ का विभवांतर को आसानी से क्या कर सकते हैं, या किसी के विभव को माप सकते हैं। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये दो कंटेनर ले लिया, जैसा होता है बैटरी का बनावट वैसे ही इसमें हम लोग एक पदार्थ भर देंगे। इसका एक इलेक्ट्रोड होगा, इसका भी एक क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा, इसका भी एक अपना एक इलेक्ट्रोड होगा। और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को एक विभवांतर, एक विद्युत वाहक बल विभवांतर से इसको कनेक्ट कर देते हैं, जिसका दोनों के बीच के विभवांतर को मापता है। ठीक है। और इसको बीच में हम लोग क्या करते हैं, लोहन सेतु से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, लोहन सेतु से कनेक्ट कर देते हैं। अब दिक्कत क्या आता है कि हम जब इसका विभवांतर मापते हैं, तो ये दोनों के बीच के विभव के अंतर को बताता है, दोनों के बीच के विभव के अंतर को बताता है। ये नहीं बताता है कि इसका विभवांतर क्या होगा। मान लो कि ये Zn का है, ये Zn है, ये कॉपर का है, तो ये इसमें ZnSO4 का विलयन डाले हैं, इसमें कॉपर मतलब CuSO4 का विलयन डाले हैं, इसमें ZnSO4 का विलयन डाले हैं। ठीक है। तो अगर इस केस में हम बात करेंगे तो इसमें ZnSO4 का विलयन डाले हैं, इसमें CuSO4 का विलयन डाले हैं। दिक्कत कहाँ पे आता है, हम इसका दोनों के बीच का विभवांतर माप पाते हैं। अगर कोई हमसे ये पूछ देगा कि ये जो अर्ध सेल है इसका विभवांतर क्या होगा, या ये जो अर्ध सेल है इसका विभवांतर क्या होगा, तो फिर हम लोग इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर विभवांतर का बात करते हैं, मान लो कि इसका विभवांतर 60 वोल्ट दिया हुआ है, ये जो हम लोग का सेल है इसका विभवांतर 60 वोल्ट है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ये वाला 80 होगा या ये वाला 20 होगा, ये वाला 80 होगा और ये वाला 20 होगा, तो दोनों के बीच के विभवांतर के अंतर को कितना आएगा, 60 आएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला पहला वाला 100 होगा, पहला वाला कितना होगा, 100 होगा, और दूसरा कितना होगा, 40 होगा, तो दोनों का अंतर कितना दिखाएगा, 60 होगा। तो हम लोग एग्जैक्ट क्या कर पाते हैं कि इसका जो अर्ध सेल है इसके विभव को हम लोग फिक्स नहीं बता पाते, हैं। इसलिए हमको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की जरूरत पड़ता है, इसलिए हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की जरूरत पड़ता है। अगर हम यहाँ पर कॉपर का नहीं लगा के इसमें HCl का विलयन डाल दे, और जो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है किसका ले ले, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बना ले, किसका बना ले, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बना ले, तब हमको पता है कि जब ये हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड है इसमें, इसका जो विभव का मान होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। अब यहाँ पे अगर इसके बीच का विभवांतर मापते हैं, अगर अब ये 60 बता रहा है, अगर इसके बीच के विभवांतर मापते हैं, अगर ये 60 बता रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तो शून्य है, तो शून्य तो इसका कितना होगा, 60 होगा, तो 60 में से 0 घटाएंगे तभी जाएगा कितना आएगा, 60 आएगा। तो इस केस में ये 60 क्या हो गया, फिक्स हो गया कि इसका विभव क्या होगा, 60 होगा, और इसका पहले से ही पता है कितना है, शून्य है, तो 60 और 0 का अंतर कितना आएगा, इसमें 60 आएगा। तो आसानी से हम लोग इस वाले कंटेनर का, इस वाले अर्ध सेल का हम लोग क्या बता सकते हैं, विभवांतर को बता सकते हैं, विभव को बता सकते हैं। विभवांतर तो पहले ही हम लोग बता रहे थे दोनों के बीच का, लेकिन अलग अलग नहीं बता पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ने से इसका जो विभवांतर होता है, इसका जो विभव होता है शून्य हो जाता है। तो जो ये विभवांतर बताएगा, जो ये दोनों का अंतर बताएगा, जितना बताएगा वही इसका विभव हो जाएगा, इसलिए कि जितना ये बताएगा वही इसका विभव होगा, तभी जाके इसमें 0 घटेगा तो उसका मान उतना ही रह जाएगा। मतलब 60 में से क्या होगा, 0 घटाएंगे तभी जाके 60 आएगा। इसलिए इसका विभव का मान अगर 40 बताएगा तो 40 में से 0 घटाएंगे तभी जाके क्या आएगा, 40 आएगा। तो इसका विभव का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी का भी विभव बता सकते हैं। अगर एक तरफ अर्ध सेल में हम लोग क्या लगा दे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव लगा दे तब, इस तरह से क्या किया गया, इसी प्रकार से सारे पदार्थों का विभव का मान निकाला गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकाला गया। किसके सहायता से, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सहायता से। किसके सहायता से, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सहायता से।
तो विद्युत रसायन का ये टेबल बनाना है। विद्युत रसायन का विद्युत रासायनिक श्रेणी इसको बोलेंगे। इसको पहले हेडिंग डाल लेना है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको हेडिंग डाल लेना है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसको क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ विभिन्न तत्वों के उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में सजाने पर तत्वों का एक श्रेणी बनती है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोग कहते हैं। और इसमें हर एक तत्व का क्या दिया हुआ है, इसमें हर एक तत्व का अपना मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया हुआ है। तो ये सब का कॉपी में होना चाहिए, ये सब के कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। कम से कम इसमें बहुत सारे दिया हुआ है, सब के सब एक टेबल करके बना लेना है और सबका मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख लेना है। एक बात को थोड़ा सबको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, तो देख सकते हैं इसमें जो लिथियम का है मानक इलेक्ट्रोड विभव निगेटिव में है, पोटेशियम का है निगेटिव में, वेरियम का, तो इस तरह से सबका बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर दिखाया गया है। सबका मानक इलेक्ट्रोड क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और हाइड्रोजन का यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद यहाँ से विभव का मान क्या हो चुका है, बढ़ना शुरू हो चुका है। यहाँ से विभव का मान क्या हो चुका है, बढ़ना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, और क्या ध्यान देना है उसको समझना है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और तब जाके इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना बताया जा रहा है, -3.04। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये अवकरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो अवकरण के केस में इसका विभव कितना बताया जा रहा है, -3.045 बताया जा रहा है। अगर अवकरण नहीं होके ऑक्सीकरण के लिए, इसके ऑक्सीकरण के लिए विभव पूछेगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर लिथियम का यहाँ पे क्या हो, ऑक्सीकरण, मतलब लिथियम क्या करे, लिथियम इलेक्ट्रॉन का क्या करे, दान करे। लिथियम इलेक्ट्रॉन क्या करे, दान करे। अगर यहाँ पर लिथियम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, दान कर रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीकरण होता है तब विभव का मान, अभी ये माइनस में है अवकरण के लिए, तो अगर ऑक्सीकरण के लिए विभव का मान निकालना हो तो ये प्लस में हो जाएगा 3.045, ये प्लस में हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर जो ऑक्सीकरण के लिए या अवकरण के लिए, अगर अवकरण के लिए निगेटिव में है तो इसका ऑक्सीकरण के लिए लिखेंगे तो किस में लिखाएगा, पॉजिटिव में लिखाएगा। अगर पॉजिटिव में होगा तो निगेटिव में लिखाएगा। बात समझ में आ गया। अगर पोटेशियम का ऑक्सीकरण के लिए कोई विभव पूछेगा, अगर ये ऑक्सीकरण के लिए कोई विभव पूछेगा तो पोटेशियम के प्लस बनेगा और इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण के लिए कोई विभव पूछेगा तो ये माइनस साइन को क्या करना है, हटा देना है, और कितना बच जाएगा, 2.925 हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान में रखना है, ये टेबल को कंप्लीट टेबल बना लेना है। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये जो बात हम बताए, इस बात को ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसके नीचे हम लिखवाने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखना है। अब इसको हम जनरलाइज करके लिखवा देते हैं। जनरलाइज करके सब नोट डाउन करते चलना है। तो पहला जनरलाइजेशन क्या कर रहे हैं कि अगर कोई पदार्थ है, मान लेते हैं कि ये धातु ही है, अगर ये धातु इलेक्ट्रॉन दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दान किया, तो इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन विभव का मान, अगर विद्युत वाहक बल, इसको ई से दिखा देता है, कितना है, E0 है, कितना है, E0 है। तो अगर, तो ये क्या हुआ, ये अगर E0 दिखाया जा रहा है तो ये किस केस में, तो ये है इलेक्ट्रॉन का दान किया है, तो ये होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ये हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। अगर यही अवकरण का केस बन जाता है, ये डॉट में लिखना है, ठीक है, ये डॉट में लिखना है। टेबल बनाने के बाद अवकरण का केस बन जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले रहा है और लेकर M बना रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो विभवांतर है, यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो विभवांतर है, वो क्या हो जाएगा, साइन पलट जाएगा। अगर ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आता है, वो क्या आता है उस बात को समझिएगा। बताया जाता है कि जिसका, अगर अवकरण शक्ति का बात करेंगे तो जिसका अवकरण शक्ति का बात करेंगे तो जिस इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उसका ऑक्सीकरण ज़्यादा होगा, अवकरण शक्ति ज़्यादा होगा। जिस, यहाँ पर नोट डाउन करते जाना है, लिखते जाना है, जिस तत्व का दोनों के लिए अलग अलग याद रखना है, ठीक, दोनों के लिए अलग अलग याद रखना है। जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, उस तत्व का अवकारक शक्ति ज़्यादा होता है, अवकारक शक्ति ज़्यादा होता है, अवकारक शक्ति ज़्यादा होता है। जैसे हमको पता है कि लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है, ये उसके नीचे दिखाना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है, इसीलिए इसका अवकारक शक्ति ज़्यादा होता है। उसके बाद पोटेशियम आएगा, उसके बाद सोडियम आएगा, तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम में अवकारक शक्ति देखने को मिलता है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हम क्या लिखवाए कि जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होता है, जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होता है, उस तत्व का ऑक्सीकारक शक्ति कम होता है, ऑक्सीकारक शक्ति कम होता है। लिथियम, पोटेशियम थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पर है, सोडियम, ठीक है, ऑक्सीकारक शक्ति कम होता है। तो इसमें उल्टा कर लेना है, लिथियम का कम होगा पोटेशियम से कम होगा सोडियम से, ठीक, इसको दिखा लेना है उसके नीचे। आगे बात किया जा रहा है विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इसका मतलब होता है उसका विभवांतर। विभवांतर का मतलब दोनों के बीच का विभव, हम लोग अंतर को विभवांतर कहते हैं, या हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे विद्युत वाहक बल उसी को कहते हैं, जिसको EMF भी बोले थे, EMF से भी याद रख सकते हैं, ठीक, EMF भी बोलते हैं इसको। तो विद्युत वाहक बल बोले थे हम कि एक प्रकार का विभवांतर ही होता है जो बैटरी के विभवांतर को बताता है। तो विद्युत रासायनिक सेल का हम लोग विभवांतर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको समझना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको EMF शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हेडिंग के रूप में डाल देना है किसी भी सेल का हम लोग विद्युत वाहक बल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चलिए तो इसको हम लोग अभिक्रिया से देखते हैं। हम लोग
बात अगर करते हैं कि विद्युत वाहक बल किस प्रकार से ज्ञात होगा, तो इसके पहले चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि हम लोग विद्युत रासायनिक सेल किस प्रकार से बनाते हैं। तो दो कंटेनर लेते हैं, एक में मान लेते हैं कि इसमें जो विलयन लिए है किसका लिए है, CuSO4 का लिए है, और इसमें जो विलयन लिए है ये किसका विलयन है, ZnSO4 का। किसका विलयन है, ZnSO4 का। अब इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है जो किसका रहता है, जिंक का रहता है। इसमें इलेक्ट्रोड होता है जो किसका रहता है, कॉपर का रहता है। और इसके बीच में ये क्या करते हैं, विद्युत विभवांतर लगा देते हैं, इसके बीच के विभवांतर को मापने के लिए, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए। अब इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक लौन सेतु लगा देते हैं। अब इसी का हम लोग क्या करना है, कैसे हम लोग मैथमेटिकली निकालेंगे कि इसके बीच का विभवांतर क्या होगा, तो उसका तरीका क्या होता है, इस बात को समझिएगा। अगर हम लोग पहले ऑक्सीकरण विभव का बात करते हैं, तो हम लोग जिंक और कॉपर को लगाते हैं, तो ऑक्सीकरण का घटना जो घटना होता है, ऑक्सीकरण का जो घटना होता है वो किस पर होता है, तो जिंक पर होता है। किस पर होता है, जिंक पर होता है। तो हम लोग अगर ऑक्सीकरण का बात करते हैं, ऑक्सीकरण विभव के लिए हम लोग जिंक का अभिक्रिया को दिखाएंगे। तो जिंक जो धातु का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इस पर अभिक्रिया कैसे होता है, जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है। दो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है। तो इस केस में जो इसका जो विभव होगा, तो इसके विभव का, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसलिए इसके विभव को हम लोग किससे दिखाएंगे, OH से दिखाएंगे। इसके विभव को हम लोग किससे दिखाएंगे, इसके विभव को हम लोग OH से दिखाएंगे। ठीक। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा हम लोग किसका लेते हैं, इसे लिखते जाना है। ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अवकरण का। अवकरण विभव। तो अवकरण विभव का बात करेंगे, तो कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर का निर्माण करता है। तो इस केस में इसके अगर विभव का बात करेंगे, तो इंग्लिश में इसको अवकरण को रिडक्शन कहते हैं, इसलिए इसको विभव को हम लोग किससे दिखाएंगे, ERD से। हमको पता है कि अगर कुल रासायनिक सेल का अभिक्रिया दिखाना है, तो दोनों रासायनिक सेल का अभिक्रिया को क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना पड़ता है। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 आगे लिखते जाना, लाइन बाय हम थोड़ा इधर उधर लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 प्लस क्या करना है, समीकरण 2 करना है। अब दोनों को जोड़ते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड, 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड, वो तो कट जाता है। जो रिजल्टेंट में बचता है यही आता है, वो आता है ZnCu2 प्लस Zn2 प्लस Cu। तब अगर ये दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इसका जो विभव होगा वो भी क्या होता है, जुड़ता है। इसका जो विभव होगा वो भी क्या होता है, जुड़ता है। तो कुल EMF का मान जो हो जाएगा, EMF लिखो या E से दिखाओ, तो कुल EMF का जो मान होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो कुल EMF बराबर क्या लिखाएगा, इसको लिखने के बाद इसको लिखना है। तो कुल EMF मतलब दोनों का EMF क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो वही कुल विभवांतर का मान हम लोग को निकल के आता है। दोनों के कुल विभवांतर का मान निकल के आता है। अब कोई सोच रहा होगा जो विभवांतर का मतलब होता है दोनों के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन हम यहाँ दोनों के विभव को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों, तो बात को समझिएगा। जब हम लोग अगर जब घटाने का बात करें, दोनों के विभव का बात करेंगे, तो विभव किसी एक के रिस्पेक्ट में बताएंगे, ऑक्सीकरण के रिस्पेक्ट में या अवकरण के रिस्पेक्ट में। तब एक में से क्या करते हैं, दूसरे को घटाते हैं। घटाते हैं। मान लो कि अगर इसके ऑक्सीकरण के केस में अगर विभव देखेंगे, तो ऑक्सीकरण, इसका भी क्या करना होगा, ऑक्सीकरण के केस में देखना होगा। इसके विभव का मान कितना आएगा, E ऑफ x आ रहा है। इसके विभव कितना लिख रहे हैं, E ऑफ x। अगर हम लोग इसका भी ऑक्सीकरण के केस में विभव लिखेंगे, ये तो अवकरण के केस में विभव क्या लिखे, ERED लिखे है। ठीक, इसका विभव यही लिखे है ना। तो ये अवकरण के केस में लिखे है। अगर ऑक्सीकरण के केस में इसका विभव लिखेंगे, तो ये किस में लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा।
ये किस में लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा। इसलिए जब हम लोग बात करेंगे घटाने का विभव के अंतर को, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर दोनों को ऑक्सीकरण के केस में लेकर चलेंगे, तब ये माइनस में लिखाएगा। तब जाके विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इसके विभव में से इसका विभव क्या करना होगा, घटाना होगा। और जब इसके विभव में से इसके विभव को घटाएंगे तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और विभव का मान यही निकल के आएगा, EO प्लस ER निकल के आएगा। तो दोनों केस में सेम ही मान आता है, इसलिए सिंपल ध्यान में रखना है। एक जगह ऑक्सीकरण होगा, एक जगह अवकरण होगा। तो एक जगह ऑक्सीकरण विभव दिया रहेगा, एक जगह अवकरण विभव दिया रहेगा। तो हमेशा दोनों को जोड़ कर क्या करना है, उसके बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। हमेशा दोनों को जोड़ कर क्या करना है, उसके बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया, आगे चलते हैं। वही चीज यहाँ पर समझाया गया है कि माइनस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका भी मतलब क्या होगा, सेम ही होगा, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन विभव को चिन्ह, उसको किस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं, किस प्रकार से दर्शाते हैं, एक इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह कैसे हम लोग देखकर समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रोड विभव के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इलेक्ट्रॉन विभव का हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव का जब चिन्ह का बात करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना है। ठीक, और इसको इतना बहुत ज़्यादा सारा लिखने की जरूरत नहीं है। हेडिंग डालने के बाद लिखना है डेनियल, इसको हम लोग डेनियल सेल भी कहते हैं। तो डेनियल सेल के निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जाता है, और उसको इस चीज़ को लिख लेना है, वो इस चीज़ को लिख लेना है। अब इसका मतलब क्या है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, क्या है, इसका क्या मतलब निकल के आता है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बता रहा है एक तरफ जो पहला को दर्शाता है, तो पहला बता रही है ऑक्सीकरण को, ये एनोड पर के इलेक्ट्रोड विभव को बता रहा है, ये एनोड पर के इलेक्ट्रोड विभव को बताता है। और ये दो अर्ध सेलों को अलग करने का साइन है। जब दो यहाँ पर काला लाइन दिया रहेगा तो दो अर्ध सेलों को अलग करने का साइन है। और ये एक सिंगल लाइन ये दर्शाता है, एक सिंगल लाइन ये दर्शाता है कि यहाँ पर Zn से Zn-SO4 विलयन में मिला हुआ है, Zn से Zn-SO4 का निर्माण हो रहा है। और ये एक साइन ये दर्शाता है कि कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 का जो इक्वस सोल्यूशन है उससे क्या बन रहा है, तो कॉपर का निर्माण हो रहा है। ये जिंक से Zn-SO4 का निर्माण हो रहा है, ये कॉपर से कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट मतलब, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं CuSO4 से क्या चीज़ का, तो कॉपर का निर्माण हो रहा है। ये इस तरह से भी दर्शाया जाता है, या करके ये भी बता सकते हैं, हमको पता है कि Zn से क्या बना था, Zn2 प्लस क्या बन रहा था, तो Zn2 प्लस, यही Zn2 प्लस का होता है, विलयन में जाके SO4 लेके Zn-SO4 का निर्माण करता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर इसको विलयन में चला जाता है, तो इसको हम इससे भी दर्शाते हैं। इसको एक और तरीका है, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस से क्या बन रहा है, कॉपर 2 प्लस से क्या बन रहा है, कॉपर का निर्माण हो रहा है। इसको इस तरह से भी दर्शाया जाता है। यह अभिक्रिया को दर्शाता है, ये एनोड के पहला वाला एनोड के अभिक्रिया को दर्शाता है, दूसरा वाला कैथोड के अभिक्रिया को दर्शाता है। ये भी बोल सकते हैं पहला वाला जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है, दूसरा वाला अवकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन विभव का चिन्ह इस तरह से दर्शाया जाता है कोई भी अभिक्रिया को। देखो, इसके पहले हम लोग एक चीज पढ़े थे, विद्युत अपघटनी सेल। हम लोग इसके पहले पढ़े थे विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल। ये दोनों में अंतर दिया हुआ है, तो इसको लिख लेना है। दोनों का अंतर पहले हेडिंग डालना है, हेडिंग डाल के दोनों के बीच के अंतर को लिखना है। तो देखो, पहला अंतर क्या दे रहा है कि जो इसमें होता है विद्युत अपघटनी सेल, उसको भी बता दिया गया है। ये जो होता है तो ये किस ऊर्जा को, तो ये होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। जैसे बैटरी चार्ज जब होता है, तो बैटरी जब चार्ज होता है, चाहे मोबाइल का बैटरी हो, तो मोबाइल का बैटरी भी क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत अपघटनी सेल का एग्जाम्पल है।
अगर हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल का, तो ये क्या काम करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, जब हम लोग बैटरी से कोई चीज़ यूज करते हैं, जैसे बैटरी से मोबाइल चलाते हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक, आगे है, इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। इसमें जो रिडॉक्स अभिक्रिया होता है ये अपने आप नहीं होता है, कराना पड़ता है। और इसमें जो होता है वो अपने आप होता है। रिडॉक्स अभिक्रिया मतलब क्या, ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी, दोनों को दोनों देखने को मिलता है। ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया अपने आप होता है, उसमें कराना पड़ता है। उसके बाद आगे दिया हुआ है, इसमें अगर बात करेंगे, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन या विद्युत अपघटन में डूबे रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम लोग इस केस में देखे थे, दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन के अंदर डाल देते थे। एक ही विलयन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड को डालते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, पृथक करके रखते हैं, अलग करके रखते हैं। उस टाइम शुरुआत में ही बताए थे, इसमें एनोड को धनात्मक कहते हैं, कैथोड को ऋणात्मक कहते हैं। लेकिन इसमें एनोड को ऋणात्मक कहते हैं, कैथोड को क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना जरूरी है। आगे बात करते हैं सेल का निरूपण। सेल को कैसे दर्शाते हैं उसको अभी हम वहाँ पर ऊपर में भी समझा दिए। वो भी वही चीज़ था कि इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो ये सेल का निरूपण भी इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ही लिख लो, ये क्या है, एक सेल का निरूपण है। सेल को इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जब आप कॉपी में लिखे होंगे तो लिख लेना यहाँ पर सेल का निरूपण। सेल का निरूपण वही चीज़ है जो यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे जो बताया गया था। ठीक, अब हम लोग को जब सेल का निरूपण दिया रहेगा तो उसके अभिक्रिया को हम कैसे दर्शाएंगे, इसके बारे में सेल अभिक्रिया लिखने की विधि, सेल अभिक्रिया किस प्रकार से लिखा जाता है, सेल अभिक्रिया, अगर सेल का निरूपण दिया हुआ है तो सेल अभिक्रिया किस प्रकार से लिखा जाता है उसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर निरूपण मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि सेल को निरूपण दिया हुआ है कि सेल को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, वो दिया हुआ है, तो उसके अभिक्रिया को कैसे दर्शाएंगे, इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। अब देखिए, इसके अभिक्रिया को समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे कि क्वेश्चन में यहाँ पर उदाहरण से लेकर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, ठीक, पहला क्वेश्चन का उदाहरण लिख लेना है, सेल की अभिक्रिया लिखिए। अब देखो, ये जो पहला वाला होता है ना, ये हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। ये दूसरा अर्ध सेल का क्या होता है, अवकरण होता है। दूसरा अर्ध सेल का क्या होता है, अवकरण होता है। तो ऑक्सीकरण यहाँ पर दिया हुआ है जिंक से Zn-4। तो अभी इसका मतलब बताए थे ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो हम लोग पहले सबसे पहले एनोड पे बात करेंगे, तो एनोड पे बात करेंगे। चलिए, अगर इसको हम इधर बनाते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो पहला जो निरूपण दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिंक से क्या बन रहा है, जिंक सल्फाइड। और यहाँ पे डबल लाइन दिया हुआ है, ये अर्ध सेल का एक अभिक्रिया हो गया जो ऑक्सीकरण वाला होता है। और HCl से क्या बन रहा है, H बन रहा है। इसका दूसरा तरीका अभी लिखने के भी बताए थे कि जिंक कभी भी करता है तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा। और जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। जिंक कितना इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक कितना इलेक्ट्रॉन का दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। Zn2+ से भी ऐसे दर्शा सकते हैं, Zn2+। वैसे ही यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि HCl से H+ आयन से क्या बन रहा है, H+ आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे 2 H+ आयन दिखाएंगे। एक ही हाइड्रोजन पर दो डबल चार्ज नहीं आता है, ठीक। एक हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही चार्ज आता है, लेकिन हमको 2 इलेक्ट्रॉन को लेना है तो 2 हाइड्रोजन को दिखाएंगे। और 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो इसको अच्छे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दिया भी था, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। इसको दूसरा तरीका इस प्रकार से दिखाने का, ठीक है।
अब अगर बात करते हैं तो एनोड पे, एनोड का बात करेंगे, एनोड पे हम लोग का ऑक्सीकॉन होता है। ऑक्सीकॉन के केस में क्या देखने को मिलता है, तो जिंक जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है। जिंक जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो ये क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, यहाँ पर जिंक को ऐसे दिखाते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है। अगर कैथोड पे बात करेंगे, कैथोड पे बात करेंगे तो कैथोड पे क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, 2 हाइड्रोजन गैस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कौन सा गैस का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये क्या होता है, अवकरण होता है। ये क्या होता है, अवकरण होता है। हमको सेल का अभिक्रिया को दिखाना है, तो सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगा, सेल अभिक्रिया को दिखाना है। जो सेल अभिक्रिया होगा, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, सेल अभिक्रिया ज्ञात करने जोड़ देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, कट जाता है। तो क्या बच जाता है, Zn प्लस 2H प्लस, इधर बच रहा है Zn 2 प्लस प्लस H2। शुरुआत में अगर देखोगे लोग तो H के साथ कौन जुड़ता है, Cl, और Zn2 प्लस के साथ कौन जुड़ता है, SO4। तो इसको या करके ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये तो ये सॉलिड के रूप में रहेगा और साथ साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो ये HCl का निर्माण कर लेता है। कितना HCl का, तो बोल सकते 2 HCl का निर्माण करेगा। कितना, 2 HCl का ये निर्माण करता है। और इधर अगर बात करेंगे, अच्छा इसको इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ये यहाँ पर SO4 था, क्या था एक बार देख लेते हैं, SO4 ही लिए थे। तो यहाँ पे जो Cl, इसमें दोनों तरफ Cl ही जुड़ेगा, SO4 नहीं जुड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पर Cl है। तो या तो Cl जोड़े, H के साथ Cl जोड़े, या क्या जोड़े, SO4 जोड़े। तो H के साथ SO4 तो जुड़ेगा नहीं, तो Cl यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर Cl जोड़ दिए, तो इस जिंक के साथ कितना Cl जुड़ेगा, तो 2 को Cl जुड़ेगा, इसलिए इस पर 2 प्लस है, तो ZnCl2 बनेगा, बस H2O का निर्माण होगा। तो इस तरह से सेल अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछता नहीं है, फिर भी इसको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिए। किसी भी सेल अभिक्रिया को लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है, एक एग्जांपल बता दी। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी सेल अभिक्रिया दिया है, तो सेल अभिक्रिया दिया हुआ है, तो इसके क्या करना है, सेल को निरूपित करना है। क्या करना है, सेल को निरूपित करना है। तो सेल अभिक्रिया दिया है, तो सेल का निरूपण करना है। तो देखो यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताने की कोशिश किए थे कि यहाँ पर दोनों तरफ, एक तरफ यहाँ पर दिक्कत क्या था कि एक तरफ SO4 दिया हुआ था, एक तरफ क्या दिया था, Cl दिया हुआ था। या तो इसमें Cl जोड़ो या SO4 भी हम लोग जोड़ सकते थे। H2SO4 यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर SO4 ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं, Cl ऐड करे या SO4 ऐड करे। चलिए इसका भी एक देख लेते हैं, सेल का निरूपण किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इसका भी हेडिंग लिख लेना है, सेल अभिक्रिया के आधार पर सेल का निरूपण। एग्जाम्पल के रूप में इसी को लिखना है, इसी को सेल का निरूपण करना है। तो सबसे पहले एनोड कैथोड का अभिक्रिया को दर्शा लेते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभी इसका मतलब क्या है, तभी हम लोग बताए थे कि इसको 2 तरीका से दर्शा सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही बता रहे। चलिए इसको लिख लेते हैं। इधर क्वेश्चन जो दिया हुआ है Zn प्लस एक बार देख लीजिए, Zn प्लस H2SO4 और फिर इससे जो बन रहा है, क्या बन रहा है, तो ZnSO4 प्लस H2O का निर्माण हो रहा है। ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक और तरीका है दर्शाने का, भी थोड़ा देर पहले ही बताए कि Zn प्लस
2H+ इसको आयन के रूप में दर्शा सकते हैं, और इसको S को हटाएंगे, SO4 को हटाएंगे तो इस पर भी क्या आएगा, 2 प्लस आएगा, ठीक है, प्लस में H2। देखो कुछ डाउट हो सकता है कि आप लोग को बने, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो H के ऊपर कभी भी H के ऊपर 2 प्लस नहीं आ सकता है। यहाँ पर पता है कि SO4 के ऊपर 2 माइनस आएगा तो H के ऊपर भी कितना प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा। इसके ऊपर 2 प्लस इसलिए नहीं आ सकता है कि ये कभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, इसलिए कि इसका अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ एक ही होता है, तो एक से ज़्यादा ये दान नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी ये टूटता है तो ये 2 हाइड्रोजन ले लेता है, और एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस, तो 2 हाइड्रोजन पर कितना प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से निरूपित किया जाता है, ठीक। अब सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। सेल अभिक्रिया भी दर्शाने का तरीका क्या है, यहाँ से Zn से क्या बनेगा, Zn2+ बनेगा, और H2 से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। अगर अर्ध सेल अभिक्रिया को देखेंगे तो अर्ध सेल अभिक्रिया में ऑक्सीकरण वाला पार्ट हमको दिख रहा है, ऑक्सीकरण वाला पार्ट हमको दिख रहा है कि ऑक्सीकरण वाला पार्ट की Zn से क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है। Zn से Zn2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। अगर अवकरण वाला पार्ट देखेंगे, अवकरण वाला, तो उसको देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, और लेकर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। तो इसको हम लोग निरूपण किस प्रकार से करेंगे, तो सेल को निरूपण करने का तरीका क्या है, Zn पहले लिख दो, पहले एनोड वाला लिखते हैं, पहले ऑक्सीकरण वाला लिखते हैं। तो Zn से क्या बन रहा है, Zn2+, Zn से क्या बन रहा है, Zn2+, और फिर दूसरे अर्ध सेल को दिखाने के लिए डबल लाइन देते हैं, और फिर इसका अवकरण वाला पार्ट लिखना है। तो अवकरण वाला में क्या देखने को मिल रहा है, 2H+ से क्या बन रहा है, H2 का निर्माण हो रहा है। अभी थोड़ा देर पहले बताया था, या तो इसको आयन के रूप में लिखो, या विलयन में हम लोग क्या टूट के निकला है, SO4 निकला है, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, SO4 लिख सकते हैं। Zn से लिख सकते हैं ZnSO4, और यहाँ से हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, तब 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ता है कि H2 बन जाता है, इसके साथ SO4 आ जाएगा, और फिर इससे H2 का निर्माण हो जाता है। ये सेल अभिक्रिया को दर्शाने का, सेल का निरूपण करने का तरीका हो गया। तो इस प्रकार सेल का निरूपण किया जा सकता है जब अभिक्रिया दिया रहे तब, या सेल निरूपण दिया हुआ है तो उसको अभिक्रिया में बदल सकते हैं। दोनों काम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ये समीकरण नेस्टन समीकरण पढ़ना, नेस्टेड समीकरण इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। नेस्टस समीकरण दिया हुआ है, जिसको नेस्टस इक्वेशन कहते हैं। तो इसके पढ़ने के पहले हम 2 एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, या इसको पढ़ लेते हैं तब हम लोग एग्जाम्पल पर वर्क करेंगे, वो भी काम कर सकते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल में हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हम इसमें फार्मूला लिखवाने वाले हैं, इसलिए इसका कोई भी हम लोग को इसके निकालने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, और ये आता भी नहीं है कि इस प्रकार कोई फार्मूला हम लोग यूज करके किसी चीज़ का मान निकाल। फिर भी इसका कुछ डेरिवेशन पार्ट होगा जो हम लोग करेंगे। इसमें दिया हुआ है, प्रयोग द्वारा ज्ञात है कि किसी इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल का विभव सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय के सांद्रण पर निर्भर करता है। देखो, जिसका उसका जो विभव होता है ना, विभव का जो सेल का, अर्ध सेल का जो विभव होता है, उसमें जो पदार्थ हम लोग यूज करते हैं उसके सांद्रण, उसके मात्रा पर डिपेंड करता है, ये बताया गया। और ये किसके द्वारा बताया गया, तो 1889 में बताया गया, किसके द्वारा, वाल्टर नर्स्टन के इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव ज्ञात करने का एक फार्मूला प्रतिस्थापित की। उसी फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टस समीकरण हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है,
हेडिंग डालना है नेस्टर्स इक्वेशन या समीकरण। ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं तो सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रयोग द्वारा ये ज्ञात हुआ कि इसके सांद्रता पर निर्भर करता है। कब ये जो साइंटिस्ट थे वो अर्थ सेल या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने का एक फार्मूला संबंध स्थापित किया। तो इसको यहाँ तक संबंध स्थापित किया तक लिखना है और ये इस फार्मूला को लिख लेना है। उसके बाद इस फार्मूला को लिख लेना है E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF इंटू लॉग के। अब इसके हर एक टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रत्येक टर्म क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। सबसे पहले जो दिया हुआ है E दिया हुआ है एकल इलेक्ट्रोड विभव। E को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी एकल इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है कि या तो कोई अर्ध सेल के ऑक्सीकरण वाला या अवकरण वाला विभव हम लोग को निकालना है या ज्ञात करना है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं एकल इलेक्ट्रोड विभव। ये जो E0 है उसमें ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो डायरेक्ट हम लोग को याद रखना है। E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो इसका टर्म लिखते जाना है। N जो होता है अर्ध सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। N जो होता है अर्ध सेल अभिक्रिया में, सभी लाइन बाय लाइन करते लिखते जाना है। अर्ध सेल अभिक्रिया में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि Zn जो होता है क्या बनाता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करके, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का दान किया 2, तो N का मान कितना हो जाएगा, इस केस में 2 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। R जो होता है गैस स्थिरांक होता है, जो हम लोग 11 क्लास में ही पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। T जो होता है इसमें टेम्परेचर होता है, ताप होता है, लेकिन किस यूनिट में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। किस यूनिट में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। K जो होता है अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक होता है, और साम्य स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला बताया गया है। किसी भी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और उसी से हम लोग कुछ अभिक्रिया को आगे पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात करते हैं। चलिए, तो अगर ऑक्सीकरण अर्ध सेल के लिए साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो ऑक्सीकरण सेल के लिए जो साम्य स्थिरांक होता है वो क्या होता है, और अवकरण सेल के लिए जो साम्य स्थिरांक होता है वो क्या होता है, दोनों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। दोनों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्या आता है। ठीक, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, टेक्निकल एरर आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल का। सबसे पहले अगला हेडिंग जो लिखना है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, तो देखो हम लोग किसी भी धातु के लिए ही लेते हैं। धातु के लिए अगर लेते हैं तो धातु के लिए अगर लेंगे तो मान लो सॉलिड के रूप में है, और ये धातु n इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। कितना, n इलेक्ट्रॉन दान करके, तो n इलेक्ट्रॉन दान कैसे लिखा जाता है, Ne लिखाएगा। और इसका K का मान लिखने का तरीका अगर याद होगा, साम्य स्थिरांक कैसे लिखा जाता है, जो भी पदार्थ होता है उसको लिख देते हैं। तो देखो जो प्रतिफल में पदार्थ होता है उसको लिख देते हैं। एक तो ये पदार्थ है, इसके आगे कितना, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। और यहाँ पर दूसरा पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आगे कितना n है, तो इसका घात कितना हो जाता है, n हो जाता है। डिवाइडेड बाय में जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक होता है, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। इसका भी आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका भी घात कितना होगा, 1 होगा। अब इस केस में याद रखना है कि हम लोग जो सॉलिड होता है उसका सांद्रण का मान, उसके सांद्रण का मान जो होता है वो कितने के बराबर लेते हैं, 1 के बराबर। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका भी सांद्रण कितने के बराबर होता है, 1 के। तब यहाँ से K का जो मान निकल के आता है, इसके जगह पर भी 1, इसके जगह पर भी 1 रख देंगे, तो सिर्फ बचेगा क्या, K का मान आएगा mn प्लस
mn प्लस, तो k का मान इतना ही निकल के आएगा। अब अगर हम लोग e का मान लिखते हैं तो e बराबर फॉर्मूला क्या था, E नॉट माइनस 2.303 RT बटे NF, n के जगह यहाँ पे n ही है, लॉग लगाने के बाद अब यहाँ पर k लिखते थे, अब k का मान क्या आया है, mn प्लस आया है, तो k के जगह mn प्लस रख देंगे। तो इस प्रकार से ना हम लोग लिख सकते हैं। ये ऑक्सीकरण के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, ऑक्सीकरण के लिए। आगे हम लोग देखेंगे अवकरण के लिए, किसके लिए, तो अवकरण के लिए, अवकरण कहते हैं, यहाँ पे हेडिंग वही हेडिंग लिखते हैं, अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया, अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया, अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया। अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया का बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो m क्या करेगा, n इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ना, तो n इलेक्ट्रॉन लेके m का निर्माण कर लेगा, किसका निर्माण कर लेगा, m का निर्माण कर लेगा। तो अगर हम यहाँ पे k का मान लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे k का मान लिखते हैं तो क्या लिखाएगा, प्रोडक्ट में क्या बनना है, प्रतिफल में सिर्फ m है, आगे में कुछ नहीं, मतलब घात 1 होगा, डिवाइडेड बाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा, mn प्लस इसका घात, इसके आगे भी कुछ नहीं तो इसका भी घात 1 होगा, दूसरा e है, e का घात कितना हो जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, इसमें m का सांद्रण का मान कितना होगा, 1 होगा, और e के सांद्रण का मान भी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर जो k का मान बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बटे mn प्लस का सांद्रण, mn प्लस का सांद्रण। अब अगर हम k का मान रखते हैं फार्मूला में, अब अगर हम k का मान रखते हैं फार्मूला में, तो फार्मूला क्या था हम लोग का, E बराबर E नॉट माइनस 2.003 R, 2.003 R, तो क्या था 2.003 RT डिवाइडेड बाई NF लॉग का, अब लॉग यहाँ पर k का मान क्या है, तो 1 बटे mn प्लस का सांद्रण, लॉग का एक प्रॉपर्टीज होता है, लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर लॉग यहाँ पर लिखिएगा, लोग पहले प्रॉपर्टीज को ही लिख लेते हैं, तो लॉग का एक प्रॉपर्टीज होता है कि लॉग 1 बटे x है, इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग x, किसको लिख सकते हैं, माइनस लॉग x। तो अगर इस तरह से इसको यहाँ पर माइनस लाएंगे आगे में, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई बराबर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ई नॉट यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2.303 बटे NF लॉग mn प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन क्या आ गया, प्लस अवकरण के लिए, और ऑक्सीकरण के लिए क्या हो गया, माइनस हो गया, ऑक्सीकरण के लिए क्या हो गया, माइनस हो गया। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज, इसका हम लोग फार्मूला को क्या करते हैं कि R और T को हम लोग अगर स्टैंडर्ड विभव के लिए बात करेंगे तो R और T का मान अगर रख दिया जाता है, R का मान स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड हम लोग निकालना रहता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना रहता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए T का जो मान होता है, अगर इस फार्मूला को, अब थोड़ा सा हम लोग ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जनरल केस पर हम लोग चलते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए R और T का क्या मान होता था, अगर उसके लिए R का मान तो हमेशा फिक्स ही होता है, वो तो अचर पद है। जो T का मान होता था 298 केल्विन होता था, कितना होता था, 298 केल्विन होता था। तो जब यहाँ पे दोनों का मान जब रखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है E बराबर E नॉट माइनस यहाँ पर साइन था 2.303 RT बटे NF लॉग के था, ठीक। अब यहाँ पर सबका मान जब रखते हैं, R T तथा F का मान रखने पर ये लिखते चलना है। तो अगर तीनों का जब मान रखते हैं
तब ई का मान क्या निकल के आता है, ई का मान निकल के आता है 0.059 बटे n log k। जब सबका मान रख देते हैं 0.059 बटे n log k, इस बात को ध्यान में रखना है। सॉरी गलत लिख दिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ई बराबर क्या आएगा, ई बराबर ई नॉट माइनस इतना आएगा। ठीक, ई नॉट यहाँ पर छोड़ रहे थे। अब अगर ये साम्य अवस्था आता है तो एक और कंडीशन इस यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़ा सा लिखते चलना, हम तो रफ कॉपी नहीं लिए, रफ ले सकते थे। जब साम्य अवस्था आता है तो साम्य अवस्था में क्या हो जाता है, साम्य अवस्था में क्या देखने को मिलता है, ई का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ई का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब ई का मान शून्य हो जाएगा तो 0 बराबर क्या बचेगा, ई नॉट माइनस 0.059 बटे n log k हो जाएगा। तो ई नॉट का मान अगर निकालते हैं तो यही तो पूरा माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में जो ई नॉट का मान निकल के आएगा कितना आ जाएगा, तो साम्य अवस्था में ई नॉट का जो मान आएगा 0.059 बटे n log k हो जाएगा, log k हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ठीक, ये साम्य अवस्था के लिए कंडीशन हो गया। ये खास इसका कोई यूज भी नहीं है, कभी आता भी नहीं है, देखने को लिए भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन। एक चीज यहाँ पर देखने को मिलता है, गिब्स भी ऊर्जा का मान, ये भी कभी क्वेश्चन तो देखने को नहीं है मिलेगा, सो छोड़ सकते हैं इसको भी। इसमें क्या कराना है हमको, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन कराना है जो कि पूछा जाता है। फालतू का कोई भी न्यूमेरिकल हम यहाँ पे नहीं कराएंगे। न्यूमेरिकल हम लोग ऐसे भी कुछ पूछता नहीं है बोर्ड में, हम लोग बोर्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं। लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हम 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले, 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास को इतने ही पर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।